मनोहर और उसकी पत्नी शांति आज दोनों बहुत खुश थे। आज उनकी बेटियां गुंजन और गुनगुन वकील और पुलिस बन गई थीं। कुछ पैसे शांति ने मनोहर को दिए और मिठाई लाने के लिए कहा। फिर पड़ोस में मिठाई बांटकर उन्होंने सबको इस बात की जानकारी दी कि उनकी एक बेटी पुलिस और एक बेटी वकील बन गई है। थोड़ी देर बाद तुम दोनों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, वाह। पता नहीं कौन लोग हैं जो बेटे की नौकरी लगने पर ही खुश होते हैं। मुझे तो अपनी दोनों बेटियों पर बहुत नाज है। आप दोनों को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हाँ माँ, बाबा, आज हम बहुत खुश हैं। और फिर शांति अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। मनोहर और शांति की दो बेटियां थीं। रिश्तेदारों के ताने सुनने के बाद भी मनोहर ने अपनी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया और शांति हमेशा अपनी दोनों बेटियों को यही कहती थी कि वो जल्दी से कामयाब हो जाएं तो वो गंगा नहा ले। मनोहर ने बड़ी गरीबी के दिन देखे थे। दिहाड़ी मजदूरी करते करते अब उसका शरीर भी जवाब देने लगा था। बेटियों की नौकरी का सुनकर वो बहुत खुश हुआ था। अब शांति रोज सवेरे उठकर अपनी दोनों बेटियों के लिए टिफिन बनाती और दोनों बेटियां अपनी ड्यूटी पर चली जाती। शांति के पास जितने भी पैसे थे उसने अपनी बेटियों के अच्छे खाने पर लगा दिए। एक महीने बाद जब पहली बार दोनों बेटियों को सैलरी मिली, इतने सारे पैसे आज मैंने पहली बार देखे हैं। आज तो गुनगुन को भी तनख्वाह मिल गई होगी। वाह, वो बड़ी है, उसे घर पर पैसे देने चाहिए। और मैं अपने पैसों से आज अच्छी खासी शॉपिंग करूंगी। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा करूंगी, जिसे पूरा करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। बार बार पैसे देखकर गुंजन बहुत खुश हो रही थी। वहीं गुनगुन को जब तनख्वाह मिली वो भी बहुत खुश थी। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मेरे पास अपने पैसे हैं। अब कुछ भी खरीद सकती हूँ मैं सारे पैसे घर पर नहीं दूंगी। कुछ पैसे माँ को दूंगी और बाकी सारी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए खर्च कर दूंगी। हाथ पर पैसा आते ही दोनों वो वादे भूल गई जो उन्होंने शांति से किए थे। और उधर शांति आज बहुत खुश थी कि उनकी बेटियां पहली बार पैसे लाकर उसके हाथ पर रखेंगी। क्या हुआ शांति, बार बार दरवाजे पर जाकर क्या देख रही है? कुछ नहीं, आज मेरी दोनों बेटियों को पहली बार पैसे मिलने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। उन पैसों से मैं सबसे पहले भगवान को भोग लगाऊंगी और इससे बड़ा दिन भला और क्या हो सकता है। आज हम लोगों के घर में पैसे होंगे। सारी जिंदगी निकल गई, मैंने कभी इकट्ठे इतने पैसे नहीं देखे, लेकिन आज मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा जो मेरी बेटियां पूरी कर रही हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। दोनों बेटियों ने बहुत मेहनत की। हम लोग तो सचमुच में बहुत ही खुशनसीब हैं। सच बताऊं शांति, जिंदगी भर का सारा दुख दर्द जो शरीर में पीड़ा होती थी, मैं आज सब भूल गया। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। अच्छा सुन, तू उनसे पैसे मत मांगना, वो खुद ही तुझे दे देंगी। तुमने तो मुझे पागल समझ रखा है बिल्कुल। अरे कोई माँ बाप अपने बच्चों से इस तरह पैसे नहीं मांगता। मैं तो बस उस खुशी को महसूस करना चाहती हूँ जब वो दोनों मेरे हाथों पर पैसे रखेंगी। कितना प्यारा पल होगा वो। इधर दोनों माता पिता अलग ही सपने देख रहे थे और उधर दोनों बहनें शॉपिंग करने में व्यस्त थीं। दोनों ही बहनों ने काफी सारे कपड़े, जूते और जरूरत का सामान खरीद लिया था। और जब वो दोनों घर आईं तो सामान उनके हाथों में भरा हुआ था। इतने सारे सामान को देखकर पहले शांति और मनोहर ने सोचा कि वो उनके लिए कुछ लेकर आई है। कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे कहाँ रह गई थी तुम दोनों? और ये इतना सारा सामान। हाँ माँ,
आज हमें पैसे मिले हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े और जूते चप्पल खरीद लूं। बाहर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए ना। और मैंने भी कुछ कपड़े जूते चप्पल ले लिए हैं और कुछ ज़रूरी सामान भी लिए हैं। माँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। शांति ने मनोहर की तरफ देखा। मनोहर ने इशारा किया कि अभी तुम चुप रहो। शांति रसोई में जाती है और खाना निकाल कर ले आती है। सब लोग खाना खाते हैं और दोनों बेटियां सोने चली जाती हैं। मन छोटा मत करो, उनकी भी ख्वाहिशें थी, अभी थकी हुई हैं, क्या पता सुबह तेरे हाथ पर पैसे रख दें। गुंजन के बाबा, बात पैसों की नहीं है, बात खुशी की है। मैं ये खुशी महसूस करना चाहती थी, लेकिन मेरी दोनों बेटियों ने पहले अपने बारे में सोचा। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगा। तू एक माँ होकर ऐसा सोच रही है, एक इंसान होकर सोच कि सारी जिंदगी वो इन सब चीजों के लिए तरसी हैं। अगर वो ले आई हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, अगली बार देखना वो तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर ही रखेंगी। मनोहर के समझाने पर शांति चुपचाप सो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपनी दोनों बेटियों के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई। अगले दिन सुबह शांति सबसे पहले उठती है और खाना तैयार करती है। दोनों बेटियां नहा धोकर नाश्ता करती हैं और अपने आप काम पर चली जाती हैं। सुनो गुंजन के बाबा, तुम क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आती हूँ और डब्बा भी तैयार कर देती हूँ। जाओ, अपने काम पर जाओ। लगता है हमारे किस्मत में आराम है ही नहीं। तुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है शांति। मैंने रात को ही सोच लिया था कि काम नहीं छोड़ूंगा। अब दोनों बेटियां कमाने लगी है, अपना खर्च ये खुद कर लेंगी। बस मुझे तो इतना कमाना है कि मैं तुझे खुश रख सकूं। शांति मनोहर को भी खाना देकर भेज देती है। फिर वो घर का काम खत्म करती है और सोचने बैठ जाती है। मैं भी कितनी पागल हूँ, क्या क्या सपने सोच कर बैठ गई थी। सोचा था दोनों बेटियां कमा कर पैसे देंगी, मैं उन्हें जोड़कर पहले बड़ी बेटी की और फिर छोटी बेटी की शादी कर दूंगी। मैं तो कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहती थी, लेकिन इन दोनों ने क्या सोचकर ऐसा किया होगा। क्या हम उन दोनों पर बोझ हैं? नहीं नहीं, अभी तो उनके बाबा कमा रहे हैं। तभी पड़ोसन आ जाती है और शांति को मुबारकबाद देती है। बहुत मुबारक हो बहन, मैंने सोचा कि तनख्वाह आ गई होगी बेटियों की। चलो मुंह मीठा कर लेती हूँ, तेरे तो भाग्य जाग गए शांति। हाँ बहन, मेरा तो भाग्य सचमुच में जाग गया है। मिठाई मैं तेरे घर भिजवा दूंगी। वो शाम को एक ही डब्बा मिठाई आई थी ना, तो मनोहर उस डब्बे को ले गए वहां पर बांटने के लिए। अरे कोई बात नहीं, जब तेरा दिल आए तब मिठाई खिला देना, बस मैं तुझे मुबारकबाद देने आई थी। पड़ोसन एक कप चाय पीकर चली जाती है। शांति मन ही मन सोचती है कि उसे क्या बताऊं कि मेरी बेटियों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए और ना ही मिठाई खरीद कर लाई मुंह मीठा करवाने के लिए। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। दूसरे महीने की तनख्वाह आते ही दोनों बहनें खुश हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप के बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं आता। इस बार भी शांति का मन उदास हो जाता है। मनोहर उसे फिर से दिलासा देता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। शांति रोज सवेरे उठती, अपनी बेटियों के लिए खाना तैयार करती और घर का काम भी करती, और दोनों बेटियां नौकरी करती हैं। छुट्टी वाले दिन अपने महंगे कपड़े पहनकर घूमने निकल जाती। इधर घर पर अरे क्या हुआ शांति, आज तो बड़ी परेशान लग रही है। देख रहे हो गुंजन के बाबा, दोनों अपने नए कपड़े पहनकर घूमने चली गईं। किसी ने भी मुझसे या तुमसे नहीं पूछा, और मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर मैं कब तक इस तरह मुंह बंद करके इन दोनों की लापरवाही देखूं। अरे तुम कहना क्या चाहती हो?
मेरा मन बगावत करने का कर रहा है। क्या? बेशक मैं माँ हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं। मैं रोज सवेरे इन लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। जब ये काम से वापस आती हैं तब भी मैं इनको हर तरह से खुश रखती हूँ, लेकिन इन दोनों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस मैंने सोच लिया है, आज जब दोनों आएंगी तो मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूंगी। मैं भी क्यों मेहनत करूँ इन दोनों के लिए, बस इसीलिए कि मैं माँ हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं गुंजन के बाबा, मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें ही काम कर इस घर को चलाना है तो फिर इन दोनों का यहाँ रहने का फायदा ही क्या। अरे वो इतना पैसा कमाती हैं कि आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। बस बहुत हो गया, आज आती हैं तो मैं भी आज बात करके ही दम लूंगी। शाम को जब दोनों बहनें घर आ जाती हैं, पता है माँ, आज तो बहुत मजा आया। मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया। आज तो मैंने भी ऐसी ऐसी चीजें खाई जो मैं कभी नहीं खा पाई थी। मुझे तो भूख भी नहीं लगी है। मैं कुछ नहीं खाऊंगी माँ। तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैंने वैसे तुम दोनों के लिए कुछ आज बनाया भी नहीं है। कल सुबह भी अपना खाना खुद बना कर ले जाना। क्यों माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं तो भली चंगी हूँ, लेकिन जिस तरह तुम दोनों अपनी जिंदगी जी रही हो ना, तो मैं क्यों न जीऊँ अपनी जिंदगी। तुम दोनों अपने बारे में सोचो, हम दोनों अपने बारे में सोचेंगे। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हमने कब नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। तुम दोनों को नौकरी पर जाते हुए 6 महीने हो गए हैं। आज तक सिर्फ तुम दोनों ने अपने बारे में सोचा। इस घर के बारे में क्या सोचा, कुछ बताओ। इतने कपड़े तुम लोगों ने अब तक खरीद लिए, कभी मुझसे या अपने बाबा के बारे में सोचा है? वो आज भी फटे पुराने कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं, तो सोचो आस पड़ोस के लोग क्या सोचते होंगे। उनके थोड़े से पैसों में मैं तुम दोनों के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनाने की सोचती हूँ, ताकि तुम जब किसी के साथ खाना खाओ तो तुम्हें शर्म ना आए। लेकिन इस घर में हम दोनों रूखी सूखी खाकर रहते हैं और तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने अब फैसला कर लिया है, तुम दोनों बहनें अपना कहीं और ठिकाना देख लो। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ यहाँ। ये कहकर शांति रोने लगी। दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ, मुझे तो लगा कि गुनगुन घर में पैसे देती होगी, और मैंने भी सोचा कि गुंजन घर में पैसे देती होगी। अब तुम दोनों चुप हो जाओ भगवान के लिए, और कहीं और चली जाओ, कहीं और देखो। दोनों बहनों को अपने किए पर बड़ी ही शर्मिंदगी होती है। वो देखती हैं कि घर की हालत अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। वो दोनों तो बस अपने बारे में सोच रही थी। माँ, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों ने पहली बार इतना सारा पैसा देखा तो हम बस अपने बारे में ही सोचने लगी। गलती हो गई माँ, हमें माफ कर दो। अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखो बेटा, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ बाप का एक सपना होता है, अपने बच्चों को कामयाब होते हुए देखना। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप के बारे में सोचें। हाँ बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और बहुत देर भी, लेकिन अभी भी हाथ से कुछ नहीं गया। हम सब कुछ संभाल लेंगी। और उसके बाद दोनों बहनें पैसे आते ही शांति के हाथ पर पैसे रख देती। शांति उन दोनों के पैसों से कुछ पैसे रखकर बाकी उन्हें वापस कर देती, और इस तरह अब घर के हालात भी ठीक हो गए और बिना लड़ाई झगड़े के बात भी सुलझ गई। बरखा को देखने के लिए आए हुए थे। टेबल पर तरह तरह की मिठाइयाँ और स्नैक्स रखे हुए थे। आप लोग बैठिए, मैं बरखा को लेकर आती हूँ। और वो बरखा के कमरे में आती हैं। बरखा बहुत ही गुस्से में बैठी हुई थी। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई बरखा? जल्दी से सूट पहनो, और हाँ सुनो,
हल्का सा मेकअप भी कर लो। बस करो माँ, बहुत हो गया। 1 महीने में ये 10वीं बार है जब कोई मुझे देखने के लिए आया है और मुझे देखते ही वो लोग चले जाएंगे। आपको पता भी है इन सब के चक्कर में मेरे आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचती है। देखो, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी। लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। चलो बरखा, जल्दी करो। मत भूलो, तुम्हारे पापा भी नीचे बैठे हैं, उनकी ही इज्जत का ख्याल कर लो। बरखा तैयार हो जाती है। उसकी माँ बरखा को लेकर जैसे ही ड्राइंग रूम में आती है, लड़का और उसके घर वाले सब हैरान हो जाते हैं। बरखा बेहद काली थी। ये लीजिए, आ गई बरखा। देखिए बहन जी, देखिए भाई साहब, आप लोगों का घर परिवार तो हमें पसंद आ गया। अब रही आपकी बेटी की बात, तो इसके बारे में हम लोग परिवार में सब विचार विमर्श कर लें, फिर आपको जवाब दे देंगे। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। माँ, हो गई आपको तसल्ली? अब वहां से कोई फोन नहीं आने वाला। ये तो हद ही हो गई। इस महीने का ये 10वां रिश्ता था जिन्होंने हमारी बरखा को ठुकरा दिया। क्या हो गया है आजकल के लोगों को? बस रंग रूप देखते हैं और कुछ नहीं देखना चाहते। अरे ये भी तो देखो कि मेरी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी ज़हीन है। 28 की हो गई है हमारी बरखा। शादी की उम्र निकली जा रही है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। और अपने माता पिता को परेशान देखकर बरखा भी परेशान हो जाती है। लेकिन वो क्या कर सकती थी? उसका रंग रूप था ही इतना काला। बरखा के पिताजी गिरधारी लाल का अपना एक बहुत बड़ा व्यापार था। वो जाने माने अमीरों में आते थे और उनकी इकलौती बेटी बरखा थी, जो सब गुणों के साथ पैदा हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा गुण लड़की का होता है वो उसके अंदर नहीं था, और वो थी उसकी सुंदरता। और इस बात का दुख बरखा के पिताजी और उसकी माँ को अब महसूस हो रहा था। सुनती हो बरखा की माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, बरखा भी कह रही थी कि उसे ऑफिस ज्वाइन करना है। अरे सारा बिजनेस उसी का तो है। जब दिल आए तब ऑफिस आ सकती है। मैंने कब मना किया है? आखिर उसने इतनी अच्छी पढ़ाई जो की है, उसे तो ऑफिस आना ही चाहिए। ये कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ट्रैफिक में रेड सिग्नल हो रहा था। गिरधारी लाल आराम से पिछली सीट पर बैठे हुए थे कि तभी उन्हें अपने सीने में दर्द महसूस होता है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। ड्राइवर जब ये देखता है तो वो गाड़ी को साइड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थीं। बड़ी मुश्किल से वो अपनी साइड का दरवाजा खोलता है और गिरधारी लाल की साइड का दरवाजा खोलकर, क्या हुआ सर? मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे भाई जल्दी से गाड़ी निकालो। लेकिन सर, अभी ग्रीन लाइट नहीं हुई है। तभी वहां से एक लड़का गुजरते हुए ड्राइवर को और गिरधारी लाल को देख लेता है। वो भागकर वहां आता है और ड्राइवर से पूछता है, मेरे साहब की तबीयत खराब हो गई है। ग्रीन लाइन होने में तो अभी कुछ और सेकंड बाकी हैं। आप एक काम कीजिए, जल्दी से गाड़ी में बैठिए, मैं यहाँ से ट्रैफिक हटवाता हूँ। फिर वो लड़का सामने की गाड़ियों को इधर उधर होने के लिए कहता है। धीरे धीरे सभी अपनी गाड़ियों को थोड़ा थोड़ा खिसका लेते हैं और गिरधारी लाल का ड्राइवर वहां से गाड़ी निकाल ले जाता है और सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां गिरधारी लाल को डॉक्टर एडमिट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद, सुनो, जिस लड़के ने हमारी मदद की, क्या तुम उसे जानते हो? नहीं नहीं सर, वो तो अनजान लड़का था, लेकिन था बड़ा भला। इतनी जल्दी ट्रैफिक हटवा दिया, वरना तो ना जाने क्या हो जाता। अगर कभी वो लड़का मिले तो पहचान लोगे? बिल्कुल सर, उस लड़के को तो मैं हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। ठीक है, कभी दिखाई दे तो रोककर उसका नाम और पता पूछ लेना। और फिर 2 दिन बाद गिरधारी लाल घर आ जाता है। उसकी पत्नी और बरखा दोनों उसको लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं। पापा,
आप मेरी शादी को लेकर परेशान हैं ना? मत होइए। क्या हो जाएगा अगर मेरी शादी नहीं होगी? मैं आपका बेटा हूं ना। मेरी बच्ची, मेरे लिए तू सब कुछ है, लेकिन एक माँ बाप का ये फर्ज होता है कि वो अपने जीते जी अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दे। पापा, हम इंसान हैं और बहुत सारी ख्वाहिशें हमारी नहीं पूरी होती। बस सोच लीजिए आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं बोलते बरखा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है और तुम कैसी बातें कर रही हो। और आप अपनी तबीयत ठीक कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन के रेस्ट के बाद गिरधारी लाल अपने ऑफिस जा रहा था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था कि तभी उसकी नजर उस लड़के पर पड़ती है जिसने उस दिन मदद की थी। वो तुरंत ही गाड़ी को साइड लगाकर उस लड़के के पीछे भागता हुआ जाता है और उसे गिरधारी लाल के पास ले आता है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? उस दिन तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारी ही वजह से मेरी जान बच गई। कहाँ रहते हो और काम क्या करते हो? मेरा नाम शुभम है और अभी तो फिलहाल अपने माँ बाप के सपने पूरे करने की सोच रहा हूँ, पर कहीं नौकरी मिले तो कोई बात बने। छोटी मोटी नौकरी करके जैसे तैसे कुछ पैसे लेकर घर जाता हूँ। कितनी पढ़ाई की है तुमने? सर, पढ़ाई का तो पूछो ही मत। जिसने जो कहा मैंने सारी पढ़ाई की। यहाँ तक कि मैंने पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ MBA भी किया, लेकिन कोई ढंग की जॉब नहीं मिल रही। अब वैसे सर, आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आओ गाड़ी में बैठो और अपना CV मुझे दे दो। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूं। और फिर गिरधारी लाल की गाड़ी में वो बैठ जाता है और उसे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। भाई, पढ़ाई तो तुमने बहुत अच्छी की है और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आए हुए हैं। शादी होगी तुम्हारी? और घर परिवार में कौन कौन है? नहीं, अभी तो शादी नहीं की है। अभी ढंग की नौकरी नहीं मिली। ढंग की नौकरी मिलेगी तो शादी के बारे में भी सोचूंगा। परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं और मेरी एक छोटी बहन है। बातों बातों में गिरधारी लाल का ऑफिस आ जाता है। ऑफिस पहुंचकर गिरधारी लाल शुभम को कहता है, देखो शुभम, मुझे गलत मत समझना। तुम बहुत अच्छे लगे और तुम्हारी पढ़ाई ने भी मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मुझे तुम्हारे जैसे ही लड़की की जरूरत थी जो मेरी बेटी से शादी कर सके। लेकिन मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं कि मेरी बेटी का रंग काला है और तुम ये मत सोचना कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूं, इसलिए नौकरी दे रहा हूं। सर, ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे भी इंसान का रंग मायने नहीं रखता, उसकी सीरत मायने रखती है। लेकिन मुझे माफ करना सर, मैं ये फैसला खुद से नहीं लूंगा। मेरे माँ बाप ये फैसला लेंगे। और एक बात सर, अगर मेरे माँ बाप को आपकी बेटी पसंद आ जाती है तो मैं बिना कोई सवाल किए उससे शादी कर लूंगा। लेकिन फिर मैं आपके ऑफिस में काम नहीं करूंगा क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, एक काम करो, इस संडे तुम अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आ जाओ। ये लो, ये मेरा कार्ड, इसमें एड्रेस लिखा है। वहीं पर ही तुम मेरी बरखा से मिल सकते हो। और शुभम अपने घर आ जाता है। वो एक गरीब परिवार का लड़का था जहां उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन रहती थी। उसके पिताजी एक मजदूर थे और उन्होंने बड़ी मुश्किलों से शुभम को पढ़ाया था। ये तुमने बड़ा अच्छा किया बेटा, वरना वो समझते कि तुमने नौकरी के लालच में उनकी बेटी को हाँ कह दिया। बेटा, मैं जानता हूँ गिरधारी लाल सेठ को, बहुत बड़े व्यापारी हैं और उन्होंने अपनी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता, बात तो कुछ अजीब है लेकिन न जाने उनकी क्या मजबूरी है। वो तो भगवान ही जाने। अगर उन्होंने बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे। अरे भाई, किसी ने इतने प्यार से बुलाया है, ठुकराना नहीं चाहिए। और इतवार के दिन सभी लोग बरखा को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन बरखा को देखने के बाद, देखो बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रंग की हो,
लेकिन मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम हमारे गरीब घर में आकर घर परिवार को संभाल सकती हो? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? घर का काम करना आता है? हाँ, मुझे सब काम आते हैं। बरखा ये कहते हुए शुभम की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि इतना सुंदर लड़का आखिर उससे शादी क्यों करेगा। गिरधारी लाल जी, आपने हमें इस लायक समझा, ये तो आपका बड़प्पन है। हमें आपकी बेटी बरखा पसंद है, लेकिन हमें आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। ये सुनकर गिरधारी लाल और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद धूमधाम से वो बरखा की शादी शुभम के साथ कर देते हैं और बरखा अपने गरीब ससुराल में आ जाती है। सुनो बरखा, आज से ये घर तुम्हारा है और तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मम्मी पापा का बस ध्यान रखना, और हाँ, छोटी बहन को अपनी बहन समझना। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जैसा बरखा ने कहा वैसा ही किया। बरखा ने अपने आप को उस मध्यम वर्ग के परिवार में ढाल लिया। वहां पर सुख था, शांति थी और सबसे बड़ी बात, गिरधारी लाल और उसकी पत्नी भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी अपने घर की हो गई। और थोड़े प्रयास के बाद आखिर शुभम को भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद गिरधारी लाल अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के ससुराल आ जाता है। देखिए भाई साहब, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। ना तो मैंने आपको दान दहेज दिया और ना ही मैंने शुभम को अपने पास काम पर लगाया। और जैसा मैं देख रहा हूं, मेरी बेटी आपके यहाँ बहुत खुश है। हाँ, ये सुनकर तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा गिरधारी लाल जी। ससुराल में बेटी को खुश देखना तो माँ बाप का सपना होता है। बस एक बेटी का पिता आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, शुभम मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है, और उससे कहिए कि वो मेरे व्यापार को संभाल ले। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूं जीते जी मैं शुभम को सारे काम सिखा दूं। आखिर मेरे मरने के बाद सब कुछ बरखा और शुभम का ही तो है। गिरधारी लाल हाथ जोड़े खड़ा था। तभी शुभम के पिता उनके हाथों को पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं, आप हमारी बहू के पिता हैं और आप इस तरह हाथ मत जोड़िए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपकी बेटी हमारी बेटी है, तो हमारा बेटा भी तो आपका बेटा हुआ ना। फिर गिरधारी लाल बड़ी खुशी खुशी शुभम को काम सिखाते हैं। कुछ दिनों बाद कारोबार शुभम को सौंप दिया जाता है और भगवान को वो धन्यवाद देते हैं कि उनकी बेटी एक अच्छे परिवार में गई है।